हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आज का वीडियो इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए है जो इस बार परीक्षा में बैठने वाले हैं 2023 में। तो आज का जो वीडियो है 2023 का यूपी बोर्ड में बैठने वाले बच्चों के लिए रसायन विज्ञान का ये पेपर है। देखिए, आपको नोट्स दिए गए हैं। विद्यार्थी प्रश्न पत्र को 3 घंटे में पूर्ण करने का अभ्यास करें। तो ये मॉडल पेपर 2023 का है बच्चों। खूब मेहनत से पढ़िए लिखिए। देखिए, क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन पर आ गया। आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन देखिए आप विद्यमान है। पहला है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुन करके उसे आप अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया गया, लिखा है का खंड है क्रिस्टलीय एक क्रिस्टलीय ठोस में होते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस में होते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। दीर्घप्रास, लघुप्रास, अनिश्चित व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? दीर्घप्रास प्रास होता है। कौन सा? दीर्घ। तो आपका पहला आंसर, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता क्या है। तो शुद्ध जल की जो मोलरता है, खा खंड क्वेश्चन है, वो है 55.56। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। तो दोनों प्रकार के ये आपके ऑप्शन जो थे वो दोनों सही है, पहला और दूसरा। ठीक है, तो का पहला सही है और खा का दूसरा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा गा खंड देखिए। N/50 KCl ब्लेंड की 200 यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता इतनी है। ठीक, दिया हुआ है। यदि ब्लेंड सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल का स्थिरांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेल का स्थिरांक आपका मान ज्ञात करना है। तो सेल के स्थिरांक का क्या होगा? ये मान है आपका, ये दूसरा 1.106 पॉइंट। ठीक है, घा खंड है इसका। प्रथम कोट अपक्रिया के वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में क्या संबंध है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया और वेग स्थिरांक के आयुकाल में संबंध जो होता है वह पहला है T12 इक्वल टू 0.693/K। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसका सही है 1। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया ये स्क्रीन पर। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। CH3 NH2 है एक क्या? आपको बताना है ये क्या है। तो एक प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका प्राथमिक एमीन। क्या है? प्राथमिक एमीन है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका पहला ऑप्शन सही है, प्राथमिक एमीन। अगला क्वेश्चन है, दूध में शर्करा है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में जो शर्करा होती है वह है लैक्टोस। कौन सी शर्करा है? लैक्टोस। तो लैक्टोस शर्करा पाई जाती है। लैक्टोस आपकी शर्करा पाई जाती है। कौन सी? लैक्टोस। तो लैक्टोस आपका सही है। ठीक है, क्लियर। अब ये इतने आपके विकल्प होते हैं। ठीक है, तो विकल्प आपका इस तरह से क्लियर हो जाएगा। अब अगले बढ़ते हैं। देखिए, विकल्प में आपको देरी नहीं करनी है और सोच समझ के लगाने हैं क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन है दूसरे का क्वेश्चन है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेल की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है। तो NaCl का अणुभार पहले लेते हैं, अणुभार निकाल लेंगे। NaCl का अणुभार Na का कितना होता है? 23 और Cl का कितना होता है? 35.5। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
58.5, यानी सेल के मोल की संख्या निकाला जाएगा तो भार बटे अणुभार यानी सूत्र भार यानी अणुभार, तो ये 1 हो जाएगा। और कह रहा है कि एक मोल NaCl में NaCl की संख्या कितनी होती है 6.023 × 10⁻23। तो NaCl के एक इकाई सेल में NaCl की कितनी मात्रा घुली है 4, मात्रा संख्या 4 होती है। तो इकाई सेल की संख्या कितनी हो जाएगी, जितना भी है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करना होगा और गुणा भाग करते रहो और सवाल को लगाते रहो। चलो आगे बढ़ो। दूसरे का खा देखिए कौन सा क्वेश्चन है आपका। ये खा भाई भारानुसार ये कह रहा है भारानुसार 2% पोटेशियम कार्बोनेट ब्लेंड की मोललता ज्ञात कीजिए। कितने पर? भारानुसार कितना 20% पर। तो 20% पर देखिए तो ये है आपका आंसर। मोललता बराबर होता है भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार किलोग्राम में। तो कितना भार है 20 बटे 138 गुणे 0.08। आपको मतलब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 1.81 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये है आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 298 केल्विन पर 0.2 मोल के Cl ब्लेंड की चालकता 0.025 सेकेंड cm इनवर्स है। इसके मोलर चालकता की गणना करना है। तो मोलर चालकता बराबर देखिए ये है आपका, मोलर चालकता बराबर होता है K × 1000/m। मान रख देंगे, ये आप मान रखेंगे और इसका मान ये हो जाएगा। ठीक है, कितना आया 125। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठोस धातु की तुलना में धातु चूर्ण अधिक प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? आपको बताने कि ठोस धातु की तुलना में धातु चूर्ण अधिक प्रभावी उत्प्रेरक क्यों होते हैं। तो देखिए क्यों होते हैं, क्योंकि ठोस धातु के चूर्ण होने से पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठोस धातु के चूर्ण होने से पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, जिससे उत्प्रेरक की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, समझिए बात, ये है आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर ब्लेंड का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। तो जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। जल के मोलर स्थिरांक की गणना करनी है, 2 नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए ये है आपका आंसर। ग्लूकोज का द्रव्यमान 12 ग्राम, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 1180 और जल का अणुभार 100 ग्राम और क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB बराबर, आप इसको माइनस कर देंगे 373 माइनस 373.949 माइनस 373.15, तो कितना आएगा 0.34 के। अब आप सूत्र रख देंगे KB बराबर WM × डेल्टा TB/1000 × W। ये इसका मान रख देंगे, कितना आएगा मान आपका आया 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल। क्लियर? तो देखिए बच्चों, ये सवाल आपको लगाना होगा और ध्यान से लगाना और सवाल को अपनी कॉपी पर कई बार अभ्यास करते रहो। अभ्यास करके लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है। फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए आंसर आपका ये है, इलेक्ट्रोड में मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा या प्रभावित हुई पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। W प्रोपोर्शनल Q बराबर क्या होता है IT, तो W बराबर क्या हो जाएगा ZIT, जहाँ Z एक क्या है समानुपाती स्थिरांक है, इसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जल्द से जल्द विद्युत अपघट्य के
ओड़न मान को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्युत अपघट्ट के ओड़न मान को समझाइए। तो देखिए ओड़न मान क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्ट की वह न्यूनतम मिलीग्राम में मात्रा जो शाल को अस्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है, उसकी आवश्यक होती है, ओड़न मान कहलाती है। ओड़न मान को मिलीमोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्ट की वह न्यूनतम मिलीग्राम में मात्रा जो शाल को क्या करती है, अस्कंदित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, अस्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है, ओड़न मान कहलाती है। और ओड़न मान को किसमें, मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण लिखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण लिखिए क्या है। तो क्वेश्चन देखिए, ये है आपका आंसर, आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण मिश्रण +3 भाग पोटेशियम क्रोमेट यानी पोटेशियम K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 3 ml के साथ में गर्म करने पर क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 का नारंगी रंग की वाष्प को NaOH के विलयन में प्रभावित करते हैं। प्राप्त हुए पीले रंग के विलयन में एसिटिक एसिड CH3 COO का H2SPB का विलयन मिलाते हैं, पीले रंग का अवक्षेप बनता है। तो दिए गए मिश्रण में क्लोराइड यानी क्लोराइड माइनस यानी ऋणायन मुक्त मूलक निश्चित होता है। तो क्लोराइड ऋणात्मक क्लोराइड Cl माइनस क्लोराइड मूलक निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो ये उसका क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण होता है। ठीक है, समझाई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं आपको बतानी है। कराए संक्रमण तत्वों की 4 विशेषता बताइए। संक्रमण तत्व जो होते हैं उनके 4 आपको मुख्य विशेषता बतानी है। तो देखिए क्या है, संक्रमण तत्वों के 4 प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहला है, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्ती संयोजकता, अर्थात संयोजकता में कोई एक स्थिराव नहीं होता है, वो बदलते रहते हैं। नंबर 2, इनके बाह्यकोश पूर्ण अपूर्ण होते हैं। इसके बाह्यकोश कैसे होते हैं, इसके बाह्यतम 2 कोश पूरे भरे नहीं होते हैं, अपूर्ण होते हैं। तीसरा है, ये संकर आयन बनाते हैं। तीसरा आपका क्या है, ये संकर आयन बनाते हैं। चौथा है आपका, ये रंगीन आयन बनाते हैं। और 5वां है आपका, ये अनुचुंबकीय गुण एवं उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। तो ये संक्रमण के मुख्य विशेषताएं हो जाती हैं। क्लियर, ये आपके संक्रमण के मुख्य विशेषता हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये रहा आपका, ये यूं आ गया भैया। हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया का समीकरण CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH गिव्स आउट CH3NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2। ये हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया है। याद रखना है आपको, ये आपकी हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया है। ठीक है, हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ये आंसर देना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्यूना एस को समझाइए। हाफमान ब्रोमाइड हो गया, अब आपको पढ़ना है ब्यूना एस को समझाइए। ब्यूना एस क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ब्यूना एस देखिए क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन एवं स्टाइडीन का
3:1 अनुपात में सोडियम की उपस्थिति में सहबहुलीकरण करने पर ब्यूना एस रबड़ प्राप्त होता है। ये आपका, ये देखिए, ठीक है, ये है आपका सूत्र, ठीक है, ये है ब्यूना एस। आप इसको नोट कर लीजिएगा और दिमाग में भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं? किन्हीं दो अपमार्जकों के आपको नाम लिखने हैं। क्लियर? संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं? किन्हीं दो अपमार्जक का नाम आपको लिखना है। तो देखिए, रासायनिक रूप से अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्किल या एटिल सल्फोनेट अथवा सल्फेट के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, जैसे सेटिल डाइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, और दूसरा है सोडियम लॉरिल सल्फेट। क्लियर? ये दो आपके अपमार्जक। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम कोड की अपक्रिया में 60 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करिए। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो वेग स्थिरांक की गणना करना है आपको। तो देखिए, ये है आपका आंसर दिया है। टी हाफ बराबर यानी अर्धायु कितनी दी हुई है? टी हाफ यानी अर्धायु, टी हाफ बराबर कितना है? 60 सेकंड। तो यम आपको ज्ञात करना है, के आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र है आपका के बराबर 0.6932 बाई टी हाफ। ठीक है, तो उसके टी हाफ का मान कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड उसका मान अब 0.69, तो 0.6932 बाई 60 रख करके आप इसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसका मान कितना आया? 1.15 इंटू 10⁻², सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये। अगला क्वेश्चन है, फेन प्लवन विधि द्वारा किसी अयस्क का सांद्रण किया जाता है। फेन प्लवन विधि द्वारा किस अयस्क या किन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है और कैसे? ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको कब कैसे लगा दिया गया कि फेन प्लवन विधि द्वारा किन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो देखिए, यह विधि अयस्क और गैंग की किसी द्रव से भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है और बारीक से पिसे हुए अयस्क को जल तथा चीड़ के तेल के मिश्रण में डालकर तेज वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं, जिससे शुद्ध अयस्क तेल से भीगकर फेन के रूप में आ जाता है और अशुद्धियां जल से भीग करके टैंक की तली में एकत्रित हो जाती हैं। इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण आसानी से किया जाता है। देखिए, ये आपको संयंत्र भी बनाना होगा, संयंत्र बना करके दिखाना भी होगा। तो देखिए, अशुद्धियाँ आपकी नीचे बैठ गई और जल तथा तेल ऊपर है और अयस्क आपका झागयुक्त अयस्क ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ से आप वायु पास करते हैं। यह है आपका चित्र। ठीक है, दिखाई दे रहा है? मेहनत से पढ़िए भैया। चलिए, तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अर्थात संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? ये सीमाएं आपको लिखनी है। तो देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं जो हैं वो है ये इस सिद्धांत से उपसंयोजन यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं होती। नंबर 2, इस सिद्धांत से उपसंयोजी यौगिकों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती। चौथा है, 4 समन्वयी संख्या वाले संकुल यौगिकों के संरचना की सही व्याख्या नहीं होती। और चौथा, इस सिद्धांत से कई तथ्यों के पूर्वानुमान किए जाते हैं। और पांचवा है, यौगिकों के गतिक और ऊष्मागतिकीय अस्थायित्व की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं? संयोजकता की बंध सीमाएं हैं।
ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको एक एक करके देखने होंगे और याद करते चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेयान 12 DDT ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और आयोडोफार्म के उपयोग लिखिए। फ्रेयान 12 DDT ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और आयोडोफार्म के उपयोग आपको बताने हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको बताने हैं। तो देखिए क्या है, पहला फ्रेयान के उपयोग क्या हैं। फ्रेयान के उपयोग प्रशीतक के रूप में, दूसरा यह वायु शीतलन उद्देश्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फोम में इसका उपयोग प्रोद्योतक के रूप में किया जाता है। तो ये तो हुआ फ्रेयान का। तो फ्रेयान आपने देखा प्रशीतक के रूप में, वायु शीतलन उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है और फोम में इसका उपयोग प्रोद्योतक के रूप में किया जाता है। अब DDT देखिए, DDT का उपयोग, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। सस्ता एवं शक्तिशाली होने के कारण मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े तथा कृषि पीड़कों को मारने के लिए इसका व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। और कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में, फ्रेयान के निर्माण में, प्रयोगशाला के अपकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आयोडोफार्म का उपयोग इससे दवाइयों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, और पूर्तिरोधी के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका उपयोग सभी का। एक बार फिर से देख लें। फ्रेयान का उपयोग प्रशीतक के रूप में, वायु शीतलन उद्देश्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फोम में इसका उपयोग प्रोद्योतक के रूप में किया जाता है। DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में, सस्ता और शक्तिशाली होने के कारण मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े को भी भगाने के लिए, कृषि पीड़कों के लिए व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड को अग्निशामक, फ्रेयान के निर्माण में तथा प्रयोगशाला के अपकर्मक के रूप में, और आयोडोफार्म का जो उपयोग है दवाइयों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है पूर्तिरोधी के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण दीजिए या लिखिए और समीकरण भी दीजिए। कह रहा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण आपको बताने हैं, वो भी समीकरण के साथ। तो ये है, देखिए पहला है ऑक्सीकरण विधि। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर पहले एल्डिहाइड देते हैं, CH3CH2OH। जब इसका ऑक्सीकरण होगा यानी ऑक्सीजन से जब जुड़ेगा तो ये आपका एल्डिहाइड देगा, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। प्राप्त एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या मूल एल्कोहल के बराबर होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्राथमिक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल में देखिए, द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर कीटोन देते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या मूल एल्कोहल के बराबर होती है। ठीक है, ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है। द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण जब होगा तो क्या देगा, कीटोन देता है। ये देखिए कीटोन देता है। अगला है तृतीयक। तृतीयक एल्कोहल साधारण परिस्थितियों में ऑक्सीकृत ही नहीं होता, प्रबल अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण करने पर यह कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण देता है जिसके अणुओं में कार्बन परमाणु की संख्या मूल एल्कोहल से कम होती है। ये देखिए यह पर तृतीयक एल्कोहल है। ये समझ में आई बात। अगला देखिए, फिनाल बनाने की किन्हीं दो विधियों के अथवा, देखिए यहाँ पर ये अथवा क्वेश्चन कर रहा है, चाहे ये करेंगे या दूसरा। फिनाल बनाने की किन्हीं दो विधियों की रासायनिक समीकरण देना है आपको। फिनाल से हाइड्रॉक्सी यानी OH समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। तो देखिए क्या है आपका, ये अथवा करके है फिनाल बनाने की विधियाँ। C6H5 MgBr प्लस हाफ O2 ईथर के ब्लेंड में जब अपक्रिया कराया जाता है तो CH3 वो MgBr HOH यानी H2O
का जब अपक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, फिनाल, C6H5OH। फिनाल का सूत्र क्या है, फिनाल का सूत्र है ये आपका फिनाल है, ये आपका C6 ये C6H5OH फिनाल। जब बेंजीन रिंग में OH लगता है, हाइड्रॉक्सी समूह लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, फिनाल कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से आप बनाते हैं क्या, फिनाल। अगला देखिए, आप फिनाल बनाए हैं सल्फोनिक एसिड से। ये सल्फोनिक एसिड से क्या है, जब SO3Na जब बेंजीन में लगता है तो सल्फोनिक एसिड को NaOH डाइल्यूट, DL लिखा है डाइल्यूट, HCl से क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो सोडियम फिनाक्साइड बनता है, फिर ये क्रिया कराते हैं तो फिनाल बनता है। ठीक है, ये फिनाल आपका बना तैयार है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। फिनाल में हाइड्रॉक्सी समूह प्रदर्शित करने की मुख्य क्रिया ये हैं, C6H5OH प्लस 5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन परमाणु जो है हाइड्रॉक्सी समूह को विस्थापित कर देता है, तो C6H5Cl बन जाएगा और POCl3 HCl अलग हो जाएगा। नीचे वाले रिएक्शन में देखिए, C6H5OH प्लस SOCl2 गिव्स आउट, यहाँ पर भी OH समूह निकल जाएगा, Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो प्रदर्शित होता है कि इसमें OH समूह उपस्थित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण देखना है आपको। क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन में क्या करना है आपको, ओनली केमिकल रिएक्शन देना है। एथेनॉल की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से, HCN से। जब एथेनॉल की क्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखना, एथेनॉल नहीं है, एथेनॉल यानी CH3CHO है, एल्डिहाइड समूह है। जब एथेनॉल की क्रिया किससे कराते हैं, HCN से कराते हैं, तो क्या होता है, देखिए ये है CH3CHO की क्रिया जब HCN से कराते हैं तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। क्लियर। जब जब एल्डिहाइड को ये आपका क्या है, एसिटल्डिहाइड है CH3CHO, तो इससे जब HCN से प्रक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एसिटिल साइनोहाइड्रिन। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, एसीटोन की क्रिया किससे कराते हैं, NaHSO3 से जब कराते हैं तो क्या होता है, केवल आपको समीकरण देना है। तो देखिए ये केवल समीकरण है आपका, ये देखिए ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3 NaHSO3 से क्रिया कराते हैं तो योगात्मक अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है, ये आपकी योगात्मक अपक्रिया होती है। ये SO3Na ऊपर होगा, CH3COH CH3, ये सब आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ये योगात्मक अपक्रिया देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एसीटोन की क्रिया फेनिल हाइड्राजीन से होती है। जब एसीटोन की क्रिया किससे होती है, फेनिल हाइड्राजीन से होती है, तो क्या होता है, आपको केवल रासायनिक समीकरण देना, ये देखिए। ठीक है, ये आपका बनता है, समझे बात। इस क्वेश्चन को आप ऐसे उतार लेंगे। अगला देखिए, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब अमोनिया से होती है, तो फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब अमोनिया से की जाती है तो न्यूरोट्रोपिन बनता है। फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया जब NH3 से होती है तो क्या बनता है, देखिए HCHO ये है फॉर्मल्डिहाइड, इसको जब अमोनिया से क्रिया कराया जाता है NH3 से तो क्या बनता है, न्यूरोट्रोपिन बनता है। ये आपका न्यूरोट्रोपिन का सूत्र है। क्लियर, ये आपका न्यूरोट्रोपिन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजल्डिहाइड की क्रिया गर्म सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। बेंजल्डिहाइड की क्रिया जो है किससे होती है, गर्म सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, तो क्या होती है, या बेंजल्डिहाइड, ये देखिए बेंजल्डिहाइड है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है ये,
और ये अभिक्रिया किससे कराता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो जब बेंजल्डिहाइड से अभिक्रिया कराता है तो क्या होता है? तो देखिए आपका बना ईएम लिखा है ना, तो लिखा मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। ईएम से होता मेटा, अगर इस पोजीशन पर जुड़ता तो इसे आर्थो कहते। यहाँ पर मेटा है, अगर यहाँ पर जुड़ता तो पैरा होता। आर्थो मेटा पैरा की एक पोजीशन है भैया, ठीक है, ध्यान में रखना। आर्थो मेटा पैरा इसे कहते हैं आर्थो। ये है आपका मेटा, जैसे देखिए ये आर्थो है और यहाँ पर ये सूत्री जहाँ जुड़ा है इसको मेटा कहते हैं, और उसके यहाँ पर आपको पैरा पोजीशन कहा जाता है। तो मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, अथवा या आपने आपसे कहा क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन, या आप केवल रासायनिक समीकरण देना है आपको, कैसे प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए कैसे प्राप्त करिए। बेंजोइक अम्ल से बेंजोफिनोन, बेंजोइक अम्ल से बेंजोफिनोन कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजोइक अम्ल से बेंजोफिनोन कैसे प्राप्त करेंगे? ये देखिए ये आपका है बेंजोइक अम्ल, इसे बेंजोफिनोन ये इस तरह से आप प्राप्त करेंगे। CH5COH गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस, इससे जब आप क्रिया कराएंगे तो बेंजोफिनोन बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड, एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड कैसे बनती है? तो ये देखिए ये है एसिटिल क्लोराइड है, CH3OCl, ये PD या BSO4 उबलती हुई जाइलिन के साथ में जब अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? CH3CHO बनता है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड है, ये है आपका एसिटिल क्लोराइड, और एसिटिल क्लोराइड ये आपका एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड बनता है। ठीक है, बन गया ना। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड से बैकेलाइट, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका, इस अपक्रिया को आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड से बैकेलाइट कैसे बनता है। ये देखिए ये ठीक है, ये आपका बैकेलाइट बन गया। ठीक है, अगला है एसीटोन से क्लोरीटोन। अगला है पूछ रहा है कि एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनता है। ठीक है, एसीटोन से क्लोरीटोन, तो ये है आपका एसीटोन से क्लोरीटोन। CH3 से वो CH3 प्लस CHCl से अपक्रिया कराते हैं तो आपका बनता है क्लोरीटोन, ये है आपका क्लोरीटोन। ठीक है, या तृतीयक अल्कोहल भी कहते हैं। क्लोरीटोन का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे होता है? एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे बनता है? ठीक है, तो ये है आपका एसिटिलीन से, एसीटोन से मेसिटिलीन, ये आपका एसीटोन है, और एसीटोन से ये बनना आपका मेसिटिलीन। ठीक है, अपक्रिया को पहचान लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ओजोन के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ओजोन मंडल क्या है? इसका प्राकृतिक महत्व भी बताइए, यानी लिखिए। तो ओजोन के निर्माण की औद्योगिक विधि आपको बताने हैं। 7 का खा ये आपका लॉन्ग आंसर है, 5 नंबर मिलेंगे आपको। तो देखिए ये है आपका बिना देरी किए हुए ओजोन का औद्योगिक निर्माण। अधिक मात्रा में ओजोन बनाने के लिए सीमांत हेलस्की ओजोनाइजर का प्रयोग करते हैं। इसे ओजोनाइजर में लोहे का एक बड़ा बक्सा होता है, निवाक्स होता है, जिसमें पोर्सलेन या कांच से घिरी एल्युमिनियम की कई छड़ें होती हैं। उपकरण को ठंडा करने के लिए
बीच में जल प्रवाहित किया जाता है। एल्युमिनियम की छड़ों और नालियों के बीच शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन या वायु को धीरे धीरे प्रवाहित करते हैं। एल्युमिनियम को छड़ों को एल्युमिनियम की छड़ों को 1000 से 8000 वोल्ट तक गर्म रखते हैं, मैंने वोल्ट देते हैं। नीचे से आने वाली वायु की ऑक्सीजन नीरो विद्युत विसर्जन से प्रभावित होकर ओजोन में बदल जाती है। इस प्रकार प्राप्त ओजोनीकृत ऑक्सीजन में 5 से 10% तक ओजोन होती है। ये है औद्योगिक निर्माण। ये है आपका ये संरचना। ठीक, ये संरचना है आपका। ठीक है, ये संरचना है आपकी, बना लीजिएगा, बनाने का अभ्यास कर लीजिए। और अगला है ओजोन मंडल। ओजोन O3, ओजोन का स्रोत क्या है? O3 है। ओजोन समुद्र तल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य से प्राप्त पराबैंगनी प्रकाश के प्रभाव में वहां उपस्थित ऑक्सीजन से बनती है। इस परत को ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन मंडल का महत्व, इसे जीवन रक्षक मंडल यानी परत भी कहा जाता है, क्योंकि यह हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करती है? पृथ्वी पर आने वाले जीव जंतुओं की सुरक्षा करती है। यानी अल्ट्रावायलेट जो रे है, किरण है, यानी पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी पर आने वाले जीवों को ये बचा लेती है। ठीक है, सुरक्षा करती है। तो अल्ट्रावायलेट के ये जो ओजोन है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है और किसी भी तरह से इसको नष्ट नहीं करना है। और ध्यान रखें कि इसमें अंटार्कटिका महासागर में इसके ओजोन लेयर में छिद्र भी, होल भी देखे गए हैं, जो बहुत ही विनाशकारी की संभावना है। तो हम लोग ऐसे कोई काम ना करें जिससे ओजोन हमारी छत दूषित हो। अथवा कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की शीर्ष कक्ष विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए सचित्र वर्णन कीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और P2O5 से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, ये अथवा करके दिया हुआ है। तो ये देखिए, आयरन पायराइड को जला करके SO2 बनाते हैं और उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO2 तथा जल से मिला करके गंधक का अम्ल बनती है। पायराइड बर्तन, यह एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है। इसमें गंधक या पायराइड को जला करके SO2 बनाई जाती है। सल्फर प्लस O2 प्लस गिव्स आउट SO2। ये देखिए यह आपका रिएक्शन है। धूल कक्ष, पायराइड बर्नरों से प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वायु के मिश्रण को धूल कक्ष में भेजा जाता है। इस कक्ष में गैसीय मिश्रण भाप के संपर्क में आता है और इसमें उपस्थित धूल के कण भारी होकर के कक्ष में नीचे बैठ जाते हैं। नाइट्रेट पात्र, धूल कक्ष में शोधित सल्फर डाइऑक्साइड और वायु के मिश्रण को नाइयर पत्रों में प्रवाहित किया जाता है। इसमें सांद्र गंधक अम्ल और सोडियम नाइट्रेट रखा रहता है, जिससे नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनती है। NaNO3 प्लस H2SO4, ये सोडियम बाइसल्फेट बनेगा। नाइट्रिक अम्ल गिव्स आउट यानी HNO3 गिव्स आउट NO2। ठीक है। ग्लोबर स्तंभ, यह 20 फुट से 60 फीट ऊंचा तथा 3 से 6 फुट व्यास का स्तंभ होता है। इसमें फ्लिंट पत्थर के टुकड़े भरे रहते हैं और ऊपर 2 टंकियां होती हैं, जिनमें एक से नाइट्रेटेड H2SO4 और दूसरे से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बूंद बूंद टपकता है। नीचे से वायु N2, SO2 आदि और इसके ऑक्साइडों का मिश्रण ठंडा हो जाता है और अम्ल सांद्र हो जाता है और नाइट्रेटेड गंधक का अम्ल भी N2 को अलग कर देता है। SO2, NO2 और जलवाष्प H2SO4 बनाते हैं। SO2 प्लस NO2 प्लस H2O, ये बनेगा H2SO4। ठीक है। शीर्ष कक्ष में देखिए, यहाँ पर गैसों का मिश्रण सीसी के
चादर से बने कई कोष्ठों वाले शीश कक्ष में होता है। इसका आयतन 50,000 घन फुट तक होता है। इसकी छत से छोड़ी जाने वाली वाष्प सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्रिया करके गंधक अम्ल बनाती है। इस अम्ल को कच्छ अम्ल कहते हैं, जिसमें 70% तक अम्ल होता है। ठीक है, ये है आपका चित्र सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश विधि है ये। ठीक है, अगला है ग्लूसाक स्तंभ। शेष कक्ष में अधिकतर नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ये भी कोक से भरा हुआ और शीशे की चादर का बना होता है। इसके ऊपर टंकी का ठंडा गंध काम्ल भरा रहता है, जो बूंद बूंद करके टपकता रहता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें मिल करके नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। इसको फिर ग्लोबर स्तंभ में भेज करके गंधक अम्ल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं और बाकी गैसें चिमनी से बाहर निकाल दी जाती हैं। H2SO4 NO प्लस NO2 ये नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है, अपशिष्ट गैसें गेलुसाक टावर द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। साधारण इस विधि में 60 से 70% गंधक का अम्ल प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की पेंटाऑक्साइड से क्रिया कराते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, इसकी विशेषताएं और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, ये है आपका एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन है जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ये जीवित रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए इन्हें जीव उत्प्रेरक कहते हैं। विशेषताएं, ये सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ये जीवित शारीरिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम ताप परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक क्रियाओं की दर pH परिवर्तन से प्रभावित होती है। महत्व, सामान्य शारीरिक कार्यों एवं शारीरिक वृद्धि के विकास के लिए एंजाइम आवश्यक है। किसी भी एंजाइम के न बनने से ये उसकी सक्रियता नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाने से शरीर में मेटाबॉलिक विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्फा एमिनो अम्लों डी और यल विन्यास लिखिए। ये देखिए, एमिनो अम्ल डी तथा एल का विन्यास इस प्रकार है। ये देखिए, एक है एल एमिनो अम्ल और एक है डी अमीनो अम्ल। ठीक है, अगला देखिए, पेप्टाइड बांध किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर के समझाइए। पेप्टाइड बांध किसे कहते हैं? तो देखिए, ये है आपका पेप्टाइड बांध। एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की इकाई होती है। प्रोटीनों में एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंधों द्वारा अर्थात CONH द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक अमीनो अम्ल का COH के दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह NH2 से संयोग करके पेप्टाइड बंध बना लेते हैं। ठीक है, ये अगला है, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं?